हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का स्वागत है। सीए इंटरमीडिएट एडवांस अकाउंटिंग सितंबर 2025 के लिए रिवीजन टेस्ट पेपर आ गया है। बहुत छोटी सी दो चेंजेस हैं, अमेंडमेंट तो बड़ा वर्ड हो जाएगा उनके लिए, चेंजेस हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको याद होगा पहले ना अमेंडमेंट और ये चेंजेस डिस्कस कर लेते हैं ताकि जिस बच्चे को चेंजेस देखने हो वो चेंजेस देख के अपना रिहा हो जाए। तो आप लोगों को याद होगा एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है उसमें हम पढ़ते थे नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 के अंदर क्लासिफाई करते थे। कॉर्पोरेट एंटिटी को एसएमसी और नॉन एसएमसी में करते थे वो। तो जो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 वाली एंटिटीज होती थी उसके अंदर ये चेंज आया है। अर्लियर क्लासिफाइड एज लेवल 1 टू लेवल 4, अब क्या कर दिया, लेवल 1 वालों को बोल दिया लार्ज एंटिटी और बाकी वालों को जो भी 2, 3, 4 वाले बच गए उनको क्या बोल दिया, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटिटीज। लेवल 1 वालों के लिए जो जो डेफिनेशन थी वही डेफिनेशन लार्ज वालों के लिए है कि लिस्टेड होनी चाहिए या फिर प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी, टर्नओवर एक्सीड करनी चाहिए 250 करोड़ प्रीसीडिंग ईयर की और बोरिंग एक्सीड करनी चाहिए 50 करोड़ एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, और या फिर होल्डिंग सब्सिडरी ऑफ एंटिटी ऑफ एनी वन ऑफ द अबव, उनकी होल्डिंग सब्सिडरी भी लार्ज एंटिटी बन जाएगी। इसको पहले आप क्या बोलते थे, लेवल 1। अच्छा, इनके लिए जो रिलैक्सेशन है क्या है, इन पे भाई कोई रिलैक्सेशन नहीं है, सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इनके ऊपर लग करके चलते हैं। फिर लेवल 2, 3, 4 के लिए क्या बोले, वो लोग बोले कि भाई ये जो एंटिटी है रिमेनिंग एंटिटी, जिसको आप बोल सकते हो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, जिसको आप पहले 2, 3, 4 के अंदर क्लासिफाई करते थे, वो क्या है, टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 250 करोड़, क्योंकि अगर एक्सीड कर गई तो कहां चली जाएगी, ऊपर लार्ज एंटिटी के अंदर चली जाएगी। और बोरिंग डज नॉट एक्सीड 50 करोड़, क्योंकि अगर एक्सीड कर गई तो कहां चली जाएगी, लार्ज एंटिटी के अंदर चली जाएगी और होल्डिंग सब्सिडरी तो आ जाएगी। ठीक, तो ये बन गई आपकी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस। अब पहले ना आप क्या पढ़ते थे, लेवल 1 के लिए क्या एग्जाम्पशन है, लेवल 2 के लिए, लेवल 3 के लिए क्या है। अब वो सब झंझट से मुक्त हो जाओ भाई। फुल एग्जाम्पशन है 3, 17, 20 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, पार्शियल एग्जाम्पशन है 15 और 28 में, डिस्क्लोजर वाले हैं 10, 11, 19, 22 और 26। ये वाले जो हैं 21, 23, 27, 25 और 14, ये तो स्पेशल केस है ना भाई। 21 कब लगेगा, जब कंसोल होगा। 23 कब लगेगा, जब एसोसिएट होगा। 27 जेवी, 25 इंटरिम और 14 अमलगमेशन के टाइम पे। अच्छा, अगर आपको एएस 18 और 28 के अंदर फुल जो एग्जाम्पशन है वो लेनी है, फुल एग्जाम्पशन अगर आपको लेनी है, तो वो कहते हैं कि आपको ये वाली कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा कि आपकी टर्नओवर 50 से ज्यादा ना हो और बोरोइंग जो है वो किससे ज्यादा ना हो, 10 से ज्यादा ना हो, तो आपको फुल रिलैक्सेशन मिल जाएगा एएस 18 और 28 का। पहले आप अलग अलग पढ़ते थे, अब उन्होंने थोड़ा छोटा कर दिया आप लोगों के लिए, इजी हो गया आई बिलीव। तो दीज आर द चेंजेस। जो चीज मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट है वो रिलैक्सेशन से ज्यादा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है लार्ज एंटिटीज और माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। थियोरेटिकल क्वेश्चन इस पे आ सकता है। अच्छा, फिर उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 के अंदर एक छोटा सा चेंज है, वो भी ना के बराबर ही है। मैंने वैसे हाईलाइट कर दिया है कि आपको रेलेवेंट टेक्स्ट कौन सा पढ़ना है, उसी से आपको समझ में आ जाएगा। कहाँ गया भाई, ये रहा। तो आप लोगों को अगर पता होगा कि भाई जो ग्लोबल टैक्सेशन है उसके अंदर छोटा सा चेंज आया है, 2 पिलर टैक्स सिस्टम करके है, उसमें चेंज आया है। आप अपने टैक्स वाले सब्जेक्ट के अंदर पढ़ोगे तो उसके अंदर अगर कोई डेफर टैक्स बनता है तो वो कंपनियों को नहीं बनाना। तो देखो जी, एज एन एक्सेप्शन टू द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस स्टैंडर्ड, एक एंटरप्राइज को ना तो रिकॉग्नाइज करना है ना ही डिस्क्लोज करनी है इंफॉर्मेशन अबाउट डेफर टैक्स एसेट और लाइबिलिटी जो पिलर 2 इनकम टैक्सेस रूल उसके साथ बनेगा। अभी ये इनैक्ट नहीं हुए हैं, अभी इन पे रूल्स वगैरह बनेंगे फिर इनैक्ट होंगे। तो उन्होंने अमेंडमेंट कर दिया इस 22 के अंदर कि भाई साहब ऐसे करके आपको कोई भी डेफर टैक्स उस पर नहीं करना, लेकिन करंट टैक्स अगर आएगा वो तो दिखाना है। और उन्होंने स्पेशली लिखा भी हुआ है कि एंटरप्राइज को डिस्क्लोज करना है इस एक्सेप्शन को जो उसने लगाई है, और जो करंट टैक्स की रिक्वायरमेंट होगी डिस्क्लोज सेपरेटली करंट टैक्स एक्सपेंस रिलेटिंग टू पिलर 2 इनकम टैक्सेस। डेफर टैक्सेस नहीं करने लेकिन करंट टैक्स करना है। और जब जब ये अभी जैसे ये इनैक्ट नहीं हुए या फिर सब्सटेंशियली इनैक्ट हो जाते हैं तो आपको इनका इंपैक्ट जो है वो भी डिस्क्लोज करके चलना है, 2 पिलर इनकम टैक्सेस का अराइजिंग फ्रॉम दैट लेजिस्लेशन, ताकि शेयर होल्डर को पता चल सके कि आपको जो एक्सपोजर है वो कितना है। बस ये जो छोटा सा अमेंडमेंट डिस्क्लोजर का चेंज है ये आपके लिए जो है आपके आरटीपी में था, तो मैंने कहा चलो ये भी बता देते हैं। इतना रेलेवेंट हालांकि ये नहीं है। रेलेवेंट पार्ट तो अब शुरू होता है, एमसीक्यू क्वेश्चन। सूरत लिमिटेड हैड डिसाइडेड अ ग्रांट ऑफ रुपीज हैड रिसीव्ड अ ग्रांट ऑफ रुपीज 40 करोड़ फॉर परचेज ऑफ अ क्वालिफाइड मशीन, जो जिसकी कॉस्ट कितनी है 90 करोड़ की,
आरवी कितनी है 2 करोड़ की और लाइफ कितनी है 20 ईयर्स की। आंसर द फॉलोइंग। वो कहता है बताओ द नेचर ऑफ ग्रांट बीइंग रिसीव बाय सूरत लिमिटेड। तो ये ग्रांट रिलेटेड टू फिक्स एसेट्स हो गया। फिर उसके बाद वो कहता है कि अगर सूरत लिमिटेड की पॉलिसी है कि रिकॉग्नाइज करना ग्रांट को एज अ डिडक्शन फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एसेट, तो क्या अमाउंट होगा डेप्रिसिएशन का जो आप चार्ज करोगे। तो भाई साहब 90 करोड़ की एसेट है, 40 करोड़ वो माइनस कर देगा, डिवाइडेड बाय 20, यही तो है। 40 की ग्रांट मिली, हाँ जी। तो 90 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 20, तो 2.5 करोड़। अच्छा आरवी भी तो था, सॉरी आरवी भी था भाई, -2। तो 90 माइनस 40 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 20, 2.4 करोड़ इज योर आंसर। रेजिडुअल वैल्यू भी था ना, उसने 2 करोड़ की आरवी भी दी थी। ये क्या है, ये है आरवी, ठीक, हाँ जी 2 करोड़। फिर इफ द सूरत हैज अ पॉलिसी रिकॉग्नाइज ग्रांट एज अ डेफर्ड इनकम, तो क्या होगा, अमाउंट ऑफ ग्रांट टू बी रिकॉग्नाइज एज अदर इनकम इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो आपकी 40 करोड़ की ग्रांट है वो लाइफ के उसमें उसके अंदर पैटर्न के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी। तो कैलकुलेटर क्या उठा रहे, 2 2 जा 4, 2 करोड़ आंसर आ जाएगा। अगर सूरत लिमिटेड की पॉलिसी है कि रिकॉग्नाइज करना ग्रांट को एज अ डेफर्ड इनकम, तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन पूछ रहा है क्या होगा। तो भाई साहब 90 करोड़ की एसेट है, 40 अब माइनस नहीं करोगे, 2 करोड़ की आरवी है डिवाइडेड बाय 20, तो 90 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 20 इज 4.4 करोड़। 4.4 करोड़ इज योर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। इन द बुक्स ऑफ जी लिमिटेड क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है 31 मार्च 2024 को, अमाउंट टू रुपीज 10,40,000 ऑन द बेसिस ऑफ फीफो मेथड। ठीक है, कंपनी डिसाइड कर रही है कि चेंज कर लेगी फीफो मेथड से वेटेड एवरेज में। तो बताओ ये क्या हो गया, फीफो से वेटेड में जाना क्या हो गया, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर असरटेनिंग द कॉस्ट फॉर 31 मार्च 2024 ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज मेथड। क्लोजिंग इन्वेंटरी कितनी आ रही है 8,80,000, रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है 12 लाख, विच एवर इज लोअर आप दिखाओगे, हेंस 8,80,000 पे आप दिखाओगे। बता व्हाट विल द वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी इन द बुक्स एंड व्हाट डिस्क्लोजर शुड बी गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो 12 लाख वाले तो दोनों ऑप्शन ही काट दो, 8,80,000 पे डिस्क्लोज करेंगे और फैक्ट डिस्क्लोज करेंगे कि वैल्यूएशन मेथड को चेंज करा है। दूसरा कहता है 8,80,000 पे डिस्क्लोज करेंगे और फुल डिस्क्लोजर देंगे, हाँ जी फुल डिस्क्लोजर देना होता है, अमाउंट क्वांटिफाई करना होता है। कॉस्ट ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट अक्वायर्ड वाज 1,000 बट द फेयर वैल्यू कितनी थी 800, तो करंट थी तो आपने 200 का लॉस बुक कर लिया होगा उसी टाइम अपने पीएनएल के अंदर, और इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड कर लिया होगा 800 पे। नाउ द फेयर वैल्यू कितनी होगी 1200, किस वैल्यू पे आप रिकॉर्ड करोगे, तो कुछ भी कर लो 1000 से ऊपर तो नहीं जा सकता जो आपकी कॉस्ट है। अगर अपना फॉर्मूला भी लगाओगे तो 1000 और 1200 विच एवर इज लोअर, तो वो निकल के आ जाएगा 1000। तो 1000 रुपीज पे आप रिकॉग्नाइज करोगे, 200 का गेन बुक कर लोगे। तो करंट इन्वेस्टमेंट 800 पे आएगी नहीं, 1200 पे आएगी नहीं, 1200 पे आएगी नहीं, तो यही एक ऑप्शन है 1000 एंड गेन ऑफ 200 विल बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एमसीक्यू वाला पार्ट अपन ने कर लिया, अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला आया है, ये देखो ये वही क्वेश्चन है एप्लीकेबिलिटी वाला जो मैंने आपको कहा था कि इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो कह रहे हैं अप्रैल 2024 में जो भाई साहब चेंजेस आए हैं वो आप बता दो, तो आपको वही बताने हैं लार्ज एंटिटी और एमएस माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटिटीज जो हैं उनकी क्या डेफिनेशन है। फिर उसके बाद AS1 का क्वेश्चन है कि लायन लिमिटेड इंगेज करता है मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में, प्रिपेयर करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। कंपनी फॉलो करती है हिस्टोरिकल कॉस्ट फिक्स्ड एसेट्स के लिए, फीफो फॉर इन्वेंटरी वैल्यूएशन और परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड फॉर रेवेन्यू। ड्यूरिंग द ईयर मैनेजमेंट ने क्या क्या चेंजेस करें, इन्वेंटरी की वैल्यूएशन के मेथड को चेंज कर लिया फीफो से वेटेड एवरेज। तो ये जो चेंज हुआ है फीफो टू वेटेड एवरेज ये क्या है, ये है साहब चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, क्योंकि ये एक मेथड होता है तो चेंज इन मेथड बोले तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। डेप्रिसिएशन मेथड को चेंज कर दिया एसएलएम से डब्ल्यूडीवी, ये क्या है, ये है चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। मैंने आपको बड़ी डिटेल में समझाया था AS1 के टाइम पे कि अकाउंटिंग एस्टिमेट और अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर क्या फर्क होता है। The company disclosed the change in inventory method in notes but does not disclose the change in depreciation method, stating that it is not material। तो ये तो रॉन्ग है, उनको तो करना चाहिए था। मटेरियल इमटेरियल कहां से हो गया, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है, आपको इसको डिस्क्लोज करना मांगता है। एडिशनली कंपनी हैज नॉट डिस्क्लोज इट अकाउंटिंग पॉलिसी रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट दो इट हैज रिसीव्ड अ सिग्निफिकेंट सब्सिडी दिस ईयर। तो ये भी गलत है, इन्होंने ये भी गलत ट्रीटमेंट कर रखा है भाई साहब, उनको अपनी सारी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी एट वन प्लेस डिस्क्लोज करके चलनी होती है।
तो वो आपको कह रहा है एक्सप्लेन द वायलेशन, वो आप कर दो कि क्रिटिकली इवैल्यूएट क्या मटेरियलिटी एक यूज हो सकती है, जस्टिफिकेशन ऑफ नॉन डिस्क्लोजर नो, जस्टिफाई वुड द आंसर भी चेंज, अगर वो फीफो से वेटेड एवरेज में जाते हैं, वुड शुड बी ट्रीटेड चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट और अकाउंटिंग पॉलिसी, तो वो अकाउंटिंग पॉलिसी माना जाएगा जो फीफो से वो वेटेड एवरेज में जा रहे हैं। अगला सवाल है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी के ऊपर। कहता है इन्फॉर्मेशन आपको जिंक लिमिटेड की दे रखी है 24-25 के लिए, क्लोजिंग स्टॉक है रॉ मटेरियल का 700 यूनिट जिसका कॉस्ट प्राइस है 35, रिप्लेसमेंट कॉस्ट है 20, फिनिश प्रोडक्ट है FP1 और 2, प्रोडक्शन करिए 3000-1600, क्लोजिंग स्टॉक 500-300, मटेरियल लगा है इतने का, लेबर और एक्सपेंस लगे हैं, फिक्स ओवरहेड 95 के लगे हैं जिसके अंदर गोडाउन रेंट शामिल है 15,000 का, और वो कहता है गोडाउन इज यूज फॉर स्टोरिंग फिनिश प्रोडक्ट। ओके जी। फिर उसके बाद ये मेन प्रोडक्ट की कहानी है, 1000 यूनिट बनी है, और बाय प्रोडक्ट की कहानी है, 1000 यूनिट बनी है और 12 रुपए का बिकेगा 2500 के खर्चे के बाद, 4800 का स्क्रैप रियलाइज हुआ है प्रोसेस से। FP1 का मार्केट प्राइस 160, FP2 का है 100। आपको बताना है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। तो रॉ मटेरियल निकालने के लिए आपको पहले फिनिश गुड्स निकालना पड़ेगा। फिनिश गुड्स क्या होता है, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, तो पहले आपको कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। तो आओ जरा मेरे साथ साथ, मान लो ये डब्बा क्या है, ये डब्बा वो मशीन है जो आपका रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्जन करता है। तो आपने यहां पर क्या डाला, आपने यहां पर डाला रॉ मटेरियल। तो बताओ रॉ मटेरियल कितने का डाला, कितनी कंजम्पशन दे रखी है, 3,20,000 रुपए का आपने रॉ मटेरियल डाला। लो जी मैंने भी डाल दिया। फिर आपने लेबर बिठा रखी थी, आपने राजू को बिठा रखा था लेबर 1,60,000 रुपए, ये आपने लेबर बिठा रखी है। फिर आपने डायरेक्ट एक्सपेंस भी इनकर करे हैं, वो कितने के करे हैं, 78,000 के आपने डायरेक्ट एक्सपेंस इनकर करे हैं। फिर उसके बाद फिक्स ओवरहेड भी आपने इनकर करे हैं, फिक्स ओवरहेड आपने इनकर कितने के करे हैं, 95,000 के इनकर करे हैं। लेकिन 15,000 रुपए का गोडाउन का रेंट है जो फिनिश गुड्स को स्टोर करने में यूज होता है। मुझे जरा एक बात बताओ, फिनिश गुड्स, अभी ये डब्बा क्या है, ये तो डब्बा मशीन है, यहां से क्या गया, रॉ मटेरियल गया, लेबर लगी, कुछ खर्चा हुआ, रॉ मटेरियल कन्वर्ट होकर बन गया फिनिश गुड्स, कपड़ा डाला, टी शर्ट बन के तैयार। तो ये डब्बे में क्या हो रहा है, ये डब्बे में तो टी शर्ट बन के तैयार हो रही है, यहां पर कपड़े कट रहा है और टी शर्ट बन के तैयार हो रही है। फिर जब ये टी शर्ट बन जाएगी तो कहां चली जाएगी, वेयर हाउस में स्टोर होने। उसका भाड़ा कितना है, 15,000। तो मुझे बताओ 15,000 की कॉस्ट यहां इनकर हो रही है या यहां इनकर हो रही है, सर वो तो यहां इनकर हो रही है, तो वो यहां थोड़ा ना लोगे। तो 95,000 में से क्या माइनस कर दोगे, 15,000 माइनस कर दोगे। 95,000 में से 15,000 मैंने माइनस कर दिए, कितने आ गए, 80,000। बताओ जी, 3,20,000 प्लस 1,60,000 प्लस 78,000 प्लस 80,000, 6,38,000 मेरी टोटल कॉस्ट आ गई। फिर इसमें से मैं क्या माइनस करूंगा, मैं इसमें से माइनस करूंगा मेरे सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट का बताओ जी, 1000 यूनिट बिकी 12 रुपए के हिसाब से, सॉरी 12 रुपए के हिसाब से, और 2500 का खर्चा हो गया। तो 12,000 माइनस 2500, 9,500 का मेरा बाय प्रोडक्ट मिल गया। तो बताओ जी, नेट जॉइंट कॉस्ट निकालने के लिए बाय प्रोडक्ट की NRV माइनस कर देते हो जो कि है 9,500, और स्क्रैप की वैल्यू भी माइनस कर दोगे जो कि है 4,800। तो नेट जॉइंट कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 6,38,000 माइनस 9500 माइनस 4,800, 6,23,700 की आपकी नेट जॉइंट कॉस्ट लगी है। फिर इस डब्बे से क्या निकला, इस डब्बे से दो चीजें निकली, एक शर्ट निकली और एक पैंट निकली, FP1, इसको आप बोल रहे हो FP1 और इसको बोल रहे हो FP2। अब ये 6,23,700 इस मशीन में इनकर हुए, वो आपको FP1 में भी बांटना है और FP2 में भी बांटना है, तभी आपकी कॉस्ट निकल करके आएगी। तो मुझे जरा बताओ किस रेशो में बांटते हो। तो स्टैंडर्ड आपको कहता है आपको रेशो यूज करनी होती है, कौन सी, सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। स्प्लिट ऑफ पॉइंट में जो सेल वैल्यू है वो आपको यूज करनी होती है। मुझे बताओ कितनी कितनी यूनिट बनी है, सर 3,000 और 1,600, तो इसकी बनी 3,000 यूनिट, इसकी बनी 1,600 यूनिट, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, मार्केट वैल्यू कितनी है 160 और 100, 160 और 100। तो बताओ क्या वैल्यू निकल कर आ जाएगी, 3,000 इंटू 160, 4,80,000, इसकी वैल्यू निकल कर आई 4,80,000 और इसकी वैल्यू निकल कर आई 1,60,000। टोटल क्या आ रहा है 6,40,000। अब 6,23,700 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो इनकी रेशो में, 480 और 160 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो 623,700 डिवाइडेड बाय 6,40,000
इंटू 4,80,000, ये निकल कर आता है 4,67,775 डिवाइडेड बाय 4,80,000 इंटू 1,60,000, ये निकल कर आता है 1,55,925। यूनिट्स बताओ कितनी बनाई, यूनिट्स बनाई 3,000 और 1,600, तो बताओ पर यूनिट कितनी, 467,775 डिवाइडेड बाय 3,000, तो पर यूनिट आएगा 155.925, 155,925 डिवाइडेड बाय 1,600, 97.45, 97.45। तो आओ जी, आप कैसे निकालोगे फिनिश गुड्स की वैल्यू, कॉस्ट कितनी है FP1 और FP2, कॉस्ट है 155.925 और ये है 97.45, और NRV कितनी है 160 और 100, विच एवर इज लोअर, तो क्या आएगा 155.925 और 97.45, ये वैल्यू निकल करके आएगी आपकी किसकी, फिनिश गुड्स की। और अगर फिनिश गुड्स ये किस पे मेजर हो रहे हैं, कॉस्ट पे मेजर हो रहे हैं, तो रॉ मटेरियल भी किस पे मेजर होगा, अपनी कॉस्ट पे मेजर होगा। ठीक है, तो यूनिट्स को कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक भी आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर, वो कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैश फ्लो बनाओ किरण लिमिटेड के लिए। बैलेंस शीट दे रखी है, P&L अकाउंट दे रखा है, और उसके बाद आपको स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग भी दे रखी है। आपको कैश फ्लो बनाना है, तो क्या दिक्कत है, बना देंगे। आओ जरा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से आप शुरू करते हो, जो कि क्या है, जो कि है 5,90,000, 5,90,000 का आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। इसके अंदर ऐड कर देते हो डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन क्या है 2,20,000। मुझे जरा बताओ, क्या इस डेप्रीसिएशन से रिलेटेड कोई ऊपर ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस दे रखे हैं, हाँ सर ये दे रखा फिक्स एसेट्स का बैलेंस, ये डेप्रीसिएशन से रिलेटेड ही होता है, तो बनाओ खाता, जिसका बैलेंस दे रखा है उसका बनाओ खाता, फिक्स एसेट्स टू बैलेंस BD, बताओ कितना है, ओपनिंग बैलेंस कितनी है 17 और 20, 17 लाख बाय बैलेंस CD 20 लाख बाय डेप्रीसिएशन 2,20,000 टू कैश बैलेंसिंग फिगर, बताओ कितना आ रहा है, 20 लाख प्लस 2,20,000 माइनस 17 लाख 5,20,000, ये फिक्स एसेट्स परचेज आ रही हैं। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स 5,20,000, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स 5,20,000। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्ट पेड छूट गया गलती से हमसे 1,40,000, तो ये भी आप ऐड कर दोगे, इंटरेस्ट 1,40,000। जल्दी से देख के बताओ कोई ओपनिंग क्लोजिंग है क्या, नहीं है जी, तो सीधा का सीधा फाइनेंसिंग एक्टिविटी से माइनस कर दो, इंटरेस्ट पेड 1,40,000। आगे बढ़ते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम डिविडेंड रिसीव 50,000, ये माइनस कर दो, माइनस डिविडेंड 50,000। क्या कोई ओपनिंग क्लोजिंग है, नहीं सर नहीं है, तो डाल दो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में डिविडेंड रिसीव, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, 50,000। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या इसके लिए कोई ओपनिंग क्लोजिंग है, नहीं है, वैसे तो ये दोनों ऑपरेटिंग खर्चे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बस जी ये डाल दिया। अब ये देख लो डिविडेंड पेड है, ये आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, डिविडेंड पेड 1,80,000, ये भी डाल दिया। तो इसका कुछ करना नहीं, इसका कुछ करना नहीं, डिविडेंड पेड डाल दिया, कहानी का नाम। अब आ जाओ सीधा बैलेंस शीट पे, बिल रिसीवेबल 40,000 से 30,000 हो गए, डिक्रीज इन बिल रिसीवेबल, डिक्रीज इन बिल रिसीवेबल 10,000, तो कैश फ्लो क्या होगा, बढ़ जाएगा। कैश तो चलो छोड़ दो, 7,20,000 से 6,60,000 की हो गए, 60,000 की क्या हो गए आपके ट्रेड रिसीवेबल कम हो गए, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 60,000, तो इससे भी आपका कैश जो होगा वो बढ़ जाएगा। इन्वेंट्री 6,80,000 से 7 लाख, इंक्रीज इन स्टॉक
20,000। तो इससे क्या होगा, इससे आपका कैश फ्लो कम हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन शेयर छोड़ दो, फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट इन शेयर में वैसे भी कोई चेंज नहीं है इसलिए कहा छोड़ दो। ट्रेड पेबल 3.5 लाख से 4 लाख हो गए, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, इससे भी आपका कैश फ्लो जो है वो बढ़ जाएगा 50,000। लॉन्ग टर्म लोन 10 लाख से 10,60,000, तो लोन आपने लिया होगा तभी तो 60,000 से बढ़ गया। तो लोन लेने पे पैसा आता है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, पी एंड एल छोड़ दो, शेयर कैपिटल में कोई चेंज हुआ नहीं। तो मुझे जरा बताओ कितना अमाउंट आ रहा है, 5,90,000 प्लस 2,20,000 प्लस 1,40,000 माइनस 50,000, ये आ रहा है 9 लाख। इनका चेंज बताओ, 10,000 प्लस 60,000 माइनस 20,000 प्लस 50,000, ये आ रहा है 1 लाख। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 10 लाख। टैक्स पेड, कोई टैक्स की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जो पी एंड एल के अंदर चार्ज है वही पे हुआ होगा। कितना चार्ज कर रखा है, 2,60,000 माइनस, सॉरी 10 लाख माइनस 2,60,000, 7,40,000, 7,40,000 ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिर उसके बाद 50,000 माइनस 5,20,000, 4,70,000 इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और उसके बाद 60,000 माइनस 1,40,000 माइनस 1,80,000, 2,60,000 फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैश यूज। आओ जरा, 7,40,000 माइनस 4,70,000 माइनस 2,60,000, नेट चेंज आ रहा है आपका 10,000। ओपनिंग कैश कितने का था, 60,000, और क्लोजिंग कैश आ गया आपका 70,000। आपका कैश फ्लो होके बन गया तैयार। ठीक है, आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। आए तो मुझे कम रीच आउट कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो, नंबर भी आपके लोगों के पास है ही, आई विल हेल्प यू आउट, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ जी। गार्डन लिमिटेड एक्वायर करता है फिक्स एसेट्स प्लांट एंड मशीनरी 20 लाख का, ड्यूरिंग द सेम ईयर उसको बेचता है फर्नीचर 5 लाख का। कैन द कंपनी डिस्क्लोज नेट कैश फ्लो, नहीं जी नहीं कर सकते नेट कैश फ्लो, नो। सीधा आंसर है नो, नहीं कर सकते। आपको परचेज अलग दिखाना पड़ेगा, सेल अलग दिखाना पड़ेगा। कहता है कब एक आइटम क्वालिफाई होती है पीपीआई, वो आप देख लेना। द कंपनी फाइंड दैट स्टॉक शीट ऑफ ऑन 31 मार्च 2024 डिड नॉट इंक्लूड 2 पेज कंटेनिंग डिटेल ऑफ इन्वेंट्री वर्थ ₹20 लाख। कैसे ये डील होगा, मैटर इन अकाउंट्स ऑफ ए लिमिटेड। तो ये एक एरर है, प्रायर पीरियड आइटम की तरह डिस्क्लोज होगा, और इस तरीके से डिस्क्लोज होगा ताकि पीएनएल पे इसका इंपैक्ट परसीव हो सके। ठीक। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी ने लिया एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट 100 लाख का जनवरी 2024 में, और 80% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीटेड एट अ कॉस्ट ऑफ 92 लाख ऑन क्लोजिंग डेट, यानी कि मार्च 25 पे आप खड़े हो, उन्होंने कभी लिया होगा और आप यहाँ पे खड़े हो, ये है 31 मार्च पे आप खड़े हो, यहाँ पे 92 लाख लग चुके हैं, और आपको ऐसा लगता है एस्टिमेट दैट 23 लाख रुपए और लगेंगे। तो 3 और 2 5, 115 लाख रुपए का खर्चा होगा, और रेवेन्यू कितना मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है 100 लाख का। तो 15 लाख का क्या हो गया, प्रोविजन फॉर लॉस जो आप बनाते हो। तो कहता था एक्सपेक्टेड लॉस वुड बी 15 लाख, उसने निकाल के दे रखा है। कैन द कंपनी रिकॉग्नाइज द लॉस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यस कंपनी रिकॉग्नाइज करेगी। रेवेन्यू रिकॉग्निशन, दे प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आओ जी, ऑन 31 दिसंबर 2024 शू लिमिटेड शूज वर्थ ₹3,20,000 वर सेंट टू मोहन शूज फॉर सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस, जिसमें से 25% शूज वर अनसोल्ड, तो 75% का रेवेन्यू आप बुक कर लोगे। ऑन 10 जनवरी 2025 टोंग टैनर सप्लाइड शूज वर्थ ₹4,50,000 टू शनी शूज एंड कंकरेंटली एग्री टू रीपरचेज, तो इसके अंदर नो रेवेन्यू क्योंकि ये सेल एंड रीपरचेज है। 21 मार्च 2025 को शूज जो थे 1,60,000 के वो बेच दिए गए शूज साइन को, बट ड्यू टू रिफर्बिशिंग ऑफ देयर शोरूम बीइंग अंडरवे ऑफ देयर रिक्वेस्ट शूज वर डिलीवर्ड ऑन 12 अप्रैल। तो ये आप रेवेन्यू रिक कर दो कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, प्रीशियस टूल लिमिटेड प्रोवाइड फॉलोइंग डिटेल रिलेटिंग टू इट्स फिक्स्ड एसेट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। कंपनी ने परचेज करी मशीनरी 12 लाख रुपए की, कब, 1 अक्टूबर 24 को। फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर आल्सो इनकर्ड, फ्रेट एंड इंश्योरेंस 60,000 40,000, टेस्टिंग कॉस्ट जो है रॉ मटेरियल के लिए 25, वेजेस 10,000, और सेल ऑफ फिनिश गुड्स फॉर टेस्टिंग इज 8,000। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बोला था कि भाई साहब जो भी एक्टिविटी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होती है उससे आने वाली नेट कॉस्ट जो है आप ऐड करते हो। तो टेस्टिंग जरूरी थी मशीन के लिए, तो यानी कि 25 प्लस 10 माइनस 8, जो भी नेट खर्चा आएगा 35 माइनस 8,
25,000 प्लस 10,000 माइनस 8,000, 27,000। ये आप कॉस्ट ऑफ एसेट के अंदर ऐड कर दोगे। 1 दिसंबर 2024 को उसने रिप्लेस कर दिया मोटर। अच्छा, अभी अक्टूबर में शुरू हुआ था और दिसंबर में रिप्लेस कर दी मोटर फॉर एन ओल्ड मशीन, फॉर ऑफ एन ओल्ड मशीन विद द न्यू वन कॉस्टिंग 1,20,000, इंप्रूविंग द आउटपुट कैपेसिटी बाय 15%। किसी और मशीन की करी है कि? हाँ, ये किसी और मशीन की करी है लग रहा है। द ओल्ड मोटर हैड कॉस्ट ऑफ 50,000 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 35,000। 15 मार्च को कंपनी ने शिफ्ट कर लिया मशीन को फ्रॉम वन फैक्ट्री टू अनदर और उसने फॉलोइंग कॉस्ट इनकर्ड करी है। तो भाई शिफ्टिंग की कॉस्ट जो है ये कहाँ चली जाएगी? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर चली जाएगी। ट्रांजिट ट्रांसपोर्टेशन, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट टू बी कैपिटलाइज फॉर ईच ऑफ द अबव केस एज पर AS 10। तो भाई साहब यहाँ के इसके अंदर आप क्या जोड़ोगे? आप जोड़ोगे 12 लाख प्लस 60,000 प्लस 40,000 और प्लस 27,000, ये वाले, ये आप जोड़ करके चलोगे। 12 लाख प्लस 60,000 प्लस 40,000 प्लस 27,000, 13 लाख 27,000, ये आप जोड़ करके चलोगे। फिर उसके बाद वो कहता है कि भाई उसने एक मोटर को जो है रिप्लेस करा था, तो 1,20,000 की रिप्लेसमेंट ऐड हो जाएगी और 50,000 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नेट WDV लेस हो जाएगी। तो 13,27,000 में आप ऐड कर दोगे 1,20,000 जो कि है न्यू कॉस्ट, और लेस क्या कर दोगे? इसकी WDV जो कि कितनी है? 50,000 माइनस 35,000, 15,000। 13,27,000 प्लस 1,20,000 प्लस 15,000, 14,62,000, 14,62,000, सॉरी ये तो माइनस होना था, मैंने ऐड कर दिया लग रहा। 13,27,000 प्लस 1,20,000 माइनस 15,000, नहीं सही तो करा है, 14,32,000 आएगा बस। एक बार और चेक कर लेते हैं भाई, आजकल गलतियां ज्यादा हो रही हैं हमसे। हाँ, 14,32,000, 14,32,000। तो ये वाली जो कॉस्ट थी टेस्टिंग की, ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्टिविटी से थी, हेंस पूरी 27,000 जो नेट कॉस्ट थी वो ऐड कर दिया। उसके बाद जो आपने पार्ट को रिप्लेस करा, आपको बताया था जब आप पार्ट रिप्लेस करते हो तो न्यू पार्ट को ऐड करते हो और ओल्ड पार्ट को आपको रिमूव करना होता है, उसकी बुक वैल्यू को आपको हटाना होता है। मुझे बताओ, अगर मैं बुक वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाता तो क्या मेरे पास ऑप्शन है कि मैं रहने दूं उसको, क्या कहते हैं, ना रिप्लेस करूं? मुझे यस और नो में बताओ, क्या मेरे पास ऑप्शन है? अगर ये इंफॉर्मेशन मैं ना निकाल पाऊं, ये वाली इंफॉर्मेशन, ये वाली द ओल्ड मोटर कॉस्ट, ये वाली कि उसकी बुक वैल्यू कितनी है, तो क्या मेरे पे कोई ऑप्शन है कि मैं इसको ना हटाऊं? देखो मैंने यहाँ पे हटाई है ना 15,000, क्या मेरे पे ऑप्शन है कि मैं इसको ना हटाऊं? मुझे कमेंट में वाई यस और नो करके जरूर बताना। Accounting for government grant. Zenith Industries Limited, a manufacturing company, is expanding its operation and has recently undertaken two major initiatives involving government assistance. Company ने रिसीव करा 65 लाख from local authority to develop medical facility for its employee at a newly built township near the factory premises. Or additionally 82 lakh as subsidiary from the central government for establishing a new production unit in a notified backward area. तो भाई साहब कि जिनेट लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो अपने ऑपरेशंस फैला रही है। उसने दो इनिशिएटिव लिए हैं कि कंपनी ने 65 लाख रिसीव करे हैं लोकल अथॉरिटी से कि वो मेडिकल फैसिलिटी जो है डेवलप कराए अपने एम्प्लॉयज के लिए, फॉर इट्स एम्प्लॉयज के लिए, एट इट्स न्यूली बिल्ड टाउनशिप नियर द फैक्ट्री प्रीमाइसेस। जो उसने फैक्ट्री प्रीमाइसेस खोली है उसके आसपास एक हॉस्पिटल बनवा दे, इसके लिए, अपने एम्प्लॉयज के लिए। और एडिशनली इट रिसीव 82 लाख एज अ सब्सिडी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एस्टेब्लिशिंग न्यू प्रोडक्ट यूनिट इन नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया। सब्सिडी हैज बीन क्लासिफाइड एज वन ऑफ द नेचर ऑफ द प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। तो ये कहाँ जाएगी? कैपिटल रिजर्व के अंदर जाएगी। वैसे भी समझ आ रहा है कि भाई 82 लाख रुपीज उनको क्यों मिले हैं? 82 लाख रुपीज उनको मिले हैं कि जाओ तुम यहाँ पर फैक्ट्री सेटअप करो और तुम्हारे सेटअप करने के साथ हम भी तुम्हारी हेल्प करेंगे। कितने की? 82 लाख रुपए की, यानी कि हम भी अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे उसको सेटअप करने के लिए। तो वो क्या बन जाएगा? प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। और कहाँ लेके जाओगे उसको? कैपिटल रिजर्व में। लेकिन अगर कोई सब्सिडी आपको मिलती है किसी खर्चे की रिम्बर्समेंट के लिए, जैसे एम्प्लॉय कॉस्ट की रिम्बर्समेंट के लिए, तो वो क्या होती है? वो रेवेन्यू नेचर की होती है और वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चली जाती है, या तो अदर इनकम में या फिर उस खर्चे से सेटअप हो जाती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 की बात कर लेते हैं।
ऑन 1 अप्रैल 2024 केसर लिमिटेड हेल्ड करता है 75,000 इक्विटी शेयर बीटा लिमिटेड के, जिसकी बुक वैल्यू कितनी है 15। तो आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है, साथ के साथ बना भी लेते हैं। कहाँ बनाएं, कहाँ बनाएं, यहाँ बना लेते हैं जी। बताओ जी। टू बैलेंस बीडी नंबर्स डिविडेंड अमाउंट नंबर डिविडेंड अमाउंट। टू बैलेंस बीडी कितने थे, 75,000 इक्विटी शेयर बीटा लिमिटेड 15 रुपए के हिसाब से। तो 75,000 15 रुपए के हिसाब से बताओ कितने आएंगे। 75,000 इंटू 15, 11,25,000, 11,25,000। और टू परचेजेस टू बैंक कितने परचेज करे, 15,000 16 रुपए के हिसाब से। 15,000 इंटू 16, 2,40,000। फिर उसके बाद अगस्त में बोनस इशू आ गया 1 फॉर एवरी 6, 2 बोनस। 75,000 प्लस 15,000 डिवाइड बाय 6, 15,000 शेयर्स का बोनस इशू मिल गया। फिर उसके बाद 31 अक्टूबर को राइट इशू आ गया ऑफरिंग 3 शेयर फॉर एवरी 7 एट अ प्राइस ऑफ 15। और उसने 1/3 जो है मेगा को बेच दिए 2 रुपए के हिसाब से। 3 फॉर एवरी 7 ना, तो 75,000 प्लस 15,000 प्लस 15,000 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 3, 45,000। उसमें से उसने 1/3 बेच दिए थे, तो 45,000 में से 1/3 बेच दिए, तो 2/3 जो थे वो खरीद लिए 15 रुपए के हिसाब से। तो यहाँ पे आएंगे 45,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 3, 30,000 इंटू 15, 4,50,000। और जो मेगा को बेच दिया वो कहाँ चले जाएंगे, 45,000 45,000 इंटू 1/3 इंटू कितने रुपए के बेचे 2। ये अमाउंट कहाँ चला जाएगा, ये अमाउंट चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। बस आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है, खत्म, यही बनेगा। उसने बेचा ही नहीं कुछ भी। ठीक है। अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन। X company having equity share capital of 50 lakh divided into equity share of 10 each taken over by Y company। X कंपनी लिमिटेड के पास जर्नल रिजर्व आ रहे थे 10 लाख के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ रहे थे 5 लाख के। Y कंपनी इशू करता है 11 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच फॉर एवरी 10 शेयर ऑफ X लिमिटेड। ठीक है। और पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड आपको लगाना है। तो इसका मतलब मुझे जरा एक बात बताओ, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट बोले तो मर्जर, तो यानी कि जो भी अमाउंट आप एक्सेस पे करोगे ओवर इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ओल्ड कंपनी, उसका इंपैक्ट आपका जनरल रिजर्व पे आना चाहिए। तो सबसे पहले निकालो पीसी। पीसी कैसे निकालोगे, 11 शेयर देने हैं, 10 के बदले कितने शेयर हैं, 5 लाख शेयर हैं, और एक शेयर की वैल्यू कितनी है 10 रुपए। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 55 लाख। 55 लाख ये निकल करके आ जाएगा आपका परचेज कंसीडरेशन। 55 लाख आप दोगे, और क्या कहते हैं 50 लाख रुपीस की इक्विटी है। तो जब आप जर्नल एंट्री पास करोगे तो उसके जर्नल रिजर्व के अंदर कितना इंपैक्ट आएगा, 5 लाख रुपीस का इंपैक्ट आना चाहिए। ये मैंने डायरेक्ट कैसे निकाला, 55 लाख माइनस 50। ये मैंने आपको क्वेश्चंस में हर बार चेक भी करवाया है, उसी के थ्रू निकाला। आप जनरल एंट्री कर लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आए तो यू कैन रीच, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। Is it permissible to capitalize borrowing costs incurred on asset which are necessary for the construction of qualifying asset? हाँ जी कर सकते हो। A company is in the process of constructing a large manufacturing plant in a backward area. As a part of this project, उसने purchase करी है एक building which is to be used for housing the worker engaged in the construction of the plant. Purchase cost जो है building की made by raising long term loan. The company intend to dispose of the building once the construction of the manufacturing plant is complete. तो इसका मतलब आप उस building का उपयोग क्यों कर रहे हो, उस वो building की जरूरत क्यों पड़ी, प्लांट की वजह से जरूरत पड़ी। तो हेंस बिल्डिंग इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू प्लांट। तो इसलिए वैसे तो बिल्डिंग को आप अगर परचेज करते हो तो वो नॉन क्वालिफाइंग एसेट है, तो आप उसको वो नहीं कर सकते, उस पर बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं कर सकते। बट क्योंकि बिल्डिंग आप प्लांट के लिए ही परचेज कर रहे हो, क्योंकि तो फिर इसका मतलब वो प्लांट रेडी करने के लिए कॉस्ट है। अगर आप अपने वर्कर को रखोगे नहीं तो वो आएंगे नहीं, प्लांट कैसे रेडी होगा। तो यानी कि ये कॉस्ट इनकर करनी पड़ रही है प्लांट को रेडी करने के लिए। तो देयरफॉर बोरिंग कॉस्ट कैन बी कैपिटलाइज। सेगमेंट रिपोर्टिंग, तो कहता है कि भाई एग्जामिन हाउ हिज ओपिनियन, वो कहता है चीफ अकाउंटेंट ऑफ द ओपिनियन दैट सेगमेंट ए अलोन शुड बी रिपोर्टेड।
नहीं जी, तो आपके लिए रूल होते हैं कितने, 10% ऑफ अबव। तो मुझे जरा बताओ ये कितना परसेंटेज आएगा, कैसे निकालें, चलो यहां लिख लेते हैं, ए बी सी और डी। पहला क्राइटेरिया है एसेट क्राइटेरिया, एसेट क्राइटेरिया के हिसाब से इसका आएगा 50%, और इसका कितना आएगा 15/80, 18%, 0.75, और 10/80, 12.5%, 12.5%, और एक ई भी है 5/80, 6.25%। फिर उसके बाद होता है रिजल्ट क्राइटेरिया। रिजल्ट क्राइटेरिया में आपको देखना होता है ऑल सेगमेंट इन लॉसेस और ऑल सेगमेंट इन प्रॉफिट विच एवर इज हायर, देन आप परसेंटेज निकालते हो। तो लॉस है 95 और 5, तो टोटल आ रहा है 100, और प्रॉफिट है 5, 5 और 15, तो टोटल आ रहा है 25। तो 25 और 100 विच एवर इज हायर आपको लेना है, तो 100 इज हायर, तो आप 100 से कंपेयर करोगे। तो रिजल्ट के लिए 95 डिवाइड बाय 100, तो ये आ जाएगा 95%। 5/100 ये आ जाएगा 5%, ये भी आ जाएगा 5%, ये भी आ जाएगा 5%, और ये आ जाएगा 15%। फिर एक होता है रेवेन्यू क्राइटेरिया, तो 310 डिवाइडेड बाय 450 ये आता है 69% अराउंड। 40 डिवाइडेड बाय 450 ये आता है अराउंड 9%। 30 डिवाइडेड बाय 450 ये आता है अराउंड 6%। बाकी 40 और फिर ये 9। तो मुझे जरा बताओ कौन कौन से सेगमेंट क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं। एसेट में ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, 10% से जो भी ऊपर है। रिजल्ट में ये कर रहा है और ये कर रहा है, और रेवेन्यू में ये कर रहा है, बस। तो दीज आर द सेगमेंट जो आपको रिपोर्ट करने हैं। और फिर अगर इनकी कंबाइंड जो रिपोर्टिंग है वो 75% ऑफ रेवेन्यू तक नहीं आ रही, तो आपको और भी सेगमेंट जो है वो ऐड करने पड़ते हैं। एक्स लिमिटेड सोल्ड करता है गुड्स टू एन एसोसिएट कंपनी फॉर द फर्स्ट क्वार्टर एंडेड 30th June. After that, related party relationship ceased to exist. However, goods were supplied as was supplied to any other ordinary customer. Decide whether the transaction of the entire year, नहीं, entire year नहीं, जब तक वो related थी तब तक ही आपको रिकॉर्ड करनी है। ऑन 1 अप्रैल 2024 मानसी लिमिटेड सोल्ड करती है प्लांट 8,52,800 का। कैरिंग अमाउंट कितना था 1,80,000 का। सेल वाट पार्ट ऑफ अ पैकेज जहां पे आकाश लिमिटेड, लो जी, लीज द एसेट टू मानसी फॉर 8 ईयर टर्म। इकोनॉमिक लाइफ कितनी है 8 ईयर, तो इसका मतलब क्या हो गया 8 ईयर 8 ईयर फाइनेंस लीज, तो सेल एंड लीज बैक हो गया, लेकिन एज फाइनेंस लीज हो गया, लेकिन एज फाइनेंस लीज ये हो गया। मिनिमम लीज रेंटल जो है वो कितने हैं 1,60,000 के एनुअली एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट भी दे रखा है 10%। आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर करके कंपेयर कर लेना तो भी आ ही जाएगा। बाकी लाइव देख के भी समझ में आ रहा है कि ये फाइनेंस लीज हो गया। मुद्दा है कि इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। तो देखो जी, मानसी लिमिटेड क्या अकाउंटिंग करेगी, वो कहेगी एसेट अकाउंट डेबिट, क्योंकि फाइनेंस लीज है तो वो एसेट रिकॉर्ड करेगी 8,52,800 टू ओल्ड एसेट, कितने पे 1,80,000 पे, जो कि कैरिंग वैल्यू थी। और टू डेफर्ड गेन कितना आएगा 8,52,800 माइनस 1,80,000, 6,72,800। फिर उसके बाद वो क्या करेगी, आपको दिखाना है पी एंड एल पे इंपैक्ट बताना है। फिर उसके बाद वो क्या करेगी, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, क्योंकि जो उसके पास न्यू एसेट है ये वाली, उसको डेप्रिशिएट करेगी 8 ईयर्स में। 8,52,800 डिवाइड बाय 8, तो ये आ जाएगा 106,600, 106,600। और एक और एंट्री करेगी डेफर्ड गेन की, वो क्या करेगी डेफर्ड गेन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। 672,800 डिवाइडेड बाय 8, वो आ जाएगा 84,100 और 84,100। तो नेट इम्पैक्ट पी एंड एल पे क्या होगा, ये भी पी एंड एल, ये भी पी एंड एल, वो होगा 106,600 माइनस 84,100 माइनस 106,600, वो आता है 22,500 का नेट इम्पैक्ट आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आएगा, 22,500 का। अब जरा एक जादू देखो, मुझे जरा एक बात बताओ, इसका मतलब जो ये ट्रांजैक्शन घटित हुई इसमें मानसी और आकाश क्या कर रहे हैं, ये दोनों तिगड़म लगा रहे हैं। मानसी कह रही है कि देख मैं तुझे एसेट दूंगी
और तू मुझे वो एसेट वापस लीज पे दे दियो, एसेट मेरे पास ही रहेगी और मेरा सेल रेवेन्यू बुक हो जाएगा। तो आप क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और आपने हर एक टॉपिक को ढंग से पढ़ा है, आपने कॉन्सेप्चुअल चीजों को पढ़ा है, तो मुझे बताओ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में आपने चीज पढ़ी थी सब्सटेंस ओवर फॉर्म। आप क्या दिखाते हो अपनी बैलेंस शीट में? जो एक्चुअली में घटित हुआ है, वो नहीं जो कागजों में घटित हुआ है। तो ट्रू एंड फेयर दिखाने के लिए आपने सब्सटेंस ओवर फॉर्म लगाया। मुझे बताओ अगर ये ट्रांजैक्शन घटित ही ना होती तो मानसी की किताबों पे क्या इंपैक्ट आता? तो मानसी के पास होती एसेट आज 1,80,000 की, जिसको वो डेप्रीशिएट करती कितनी लाइफ में? 8 इयर्स की लाइफ में। तो मुझे बताओ उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे क्या इंपैक्ट आता? 1,80,000 डिवाइडेड बाय 8, उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे इंपैक्ट आता 22,500 का। तो आपने जो मुझे अकाउंटिंग करवाई उससे कितना आ रहा है? 22,500। हेंस आपने मानसी का जो प्रोपेगेंडा था जिससे वो अपना रेवेन्यू बढ़ा दे और एसेट की एसेट इस्तेमाल भी होती रहे, वो आपने फेल कर दिया। आपने कहा तुम कुछ भी करो, तुम्हारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे कितना इंपैक्ट रहेगा जो पहले था इस ट्रांजैक्शन से पहले, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन आप लोग घुमाने के लिए कर रहे हो, अपने शेयर होल्डर को बेवकूफ बनाने के लिए कर रहे हो, और हम चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ऐसा नहीं होने देंगे। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ एबीसी लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2025। ये आपको ट्रायल दे रखा है और आपको क्या बनानी है? आपको शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट बनानी है। तो मैं बैलेंस शीट नहीं बना रहा, किसी को कोई दिक्कत है तो आप यू कैन रीच मी आउट एज ऑलवेज आई से, तब हम बात कर लेंगे। तो हम डिस्कस कर लेते हैं। लैंड एसेट के अंदर चली जाएगी, कॉल्स इन एरियाज जो है आप शेयर कैपिटल से माइनस कर देना भाई साहब। फिर बाकी तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल, सिक्योरिटी प्रीमियम, P&L। अच्छा, इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको यहीं दे रखी है, तो इसका मतलब चेंज इन स्टॉक नहीं आएगा क्योंकि परचेजेस एडजस्टेड हो गई। देखो लिखा भी हुआ है एडजस्टेड परचेजेस, तो चेंज इन स्टॉक नहीं आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। फिर सस्पेंस अकाउंट की डिटेल दे रखी होगी। 10,000 रिप्रेजेंट कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ सम ऑफ द मशीनरी ऑन 1/4/24, ठीक है। तो ये तो हम पॉइंट बहुत बार कर चुके हैं भाई। सस्पेंस अकाउंट 10,000 का कैश रिसीव्ड है, तो उसने क्या एंट्री डाल रखी है इसकी? उसने एंट्री डाल रखी है कैश अकाउंट डेबिट 10,000 टू सस्पेंस। आप इसको रेक्टिफाई करोगे, रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या डालोगे? आप डालोगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट 10,000 से, और आप कहोगे हमने ढूंढ लिया है ये किसकी है। 1/4/24 को एक एसेट थी 24,000 की, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20,000 का, वो बेची है। तो आप कहोगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20, कॉस्ट 24 और 2, P&L में गेन आ जाएगा आपका 6,000 का। आप ये एंट्री अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पास कर देना। ये आपको जो पॉइंट है ये डिस्क्लोजर के लिए दे रखा है। कंपनी ने रीवैल्यू करा है लैंड, रीवैल्यूएशन गेन आएगा बट डेप्रिसिएशन लगेगा नहीं क्योंकि लैंड है। इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्लूड 50,000 फॉर इशू अदर देन कैश, ये भी डिस्क्लोजर के लिए दे रखा है। डेप्रिसिएशन आपको प्लांट पे प्रोवाइड करना है 10%, तो 10% ऑन कॉस्ट पे प्रोवाइड करना है भाई साहब, तो माइनस मत कर देना WDV के चक्कर में। तो देखो ये 150 जो है माइनस नहीं होगा फॉर द पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन क्योंकि ऑन कॉस्ट प्रोवाइड करना है। तो 824, और आपने एसेट जो है वो अप्रैल के अंदर ही बेच दी थी, तो कितने की बेच दी थी? कॉस्टिंग ₹24, तो 824 माइनस 24 800 आएगा, और उस पे 10% 80 का डेप्रिसिएशन आएगा, ठीक है। बैंक बैलेंस 5,000 है अबे से, विच इज नॉट अ शेड्यूल बैंक, तो ये भी आपको डिस्क्लोजर पर्पस के लिए दे रखा है। बैलेंस शीट आप बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज इट, आपका खत्म होता है रिवीजन टेस्ट पेपर जो सीए इंटरमीडिएट का सितंबर के लिए आया था। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, कॉन्सेप्चुअली समझ में आए होंगे, सिर्फ ये नहीं कि ये ऐसे क्यों कर दिया वो वैसे क्यों कर दिया। हमने ट्राई करा है कि चीजों का कॉन्सेप्ट आपको डिलीवर कराया जा सके ताकि आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर वो चला जाए और आपके मन से ये डर निकल जाए कि ये देख के नहीं गए तो बवाल हो जाएगा, वो देख के नहीं गए तो बवाल हो जाएगा, ये नहीं करा तो वो हो जाएगा, वो कैसे होता था, उसके स्टेप्स कैसे थे, वो सब निकल जाए और आप रिलैक्स हो सके, दूसरे सब्जेक्ट पे फोकस कर सको। तो मिलेंगे आपसे ऐसी ही अगली वीडियो में। गुड बाय, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।